है आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी में। आज हम लूसेंट के प्राचीन इतिहास के तहत दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जिसके तहत हम सबसे पहले पढ़ेंगे पल्लव वंश। इससे पल्लव वंश, चोल वंश, ये सब दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश है दोस्तों, और इससे क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं, कोई भी एग्जाम हो, तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। सर्वप्रथम है दोस्तों पल्लव वंश। तो पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु 575 से 600 ईस्वी तक था। इसकी राजधानी कांची तमिलनाडु में कांचीपुरम में थी। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। तो क्या दिया दोस्तों कि पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु 575 से 600 ईस्वी था। तो पल्लव वंश के संस्थापक याद रखिएगा दोस्तों कौन थे, तो ये श्री विष्णु थे, और इसकी राजधानी कांची तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था दोस्तों। किरातु जूनियम के लेखक भारवी श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। तो किरातु जूनियम के लेखक कौन थे दोस्तों, तो ये भारवी थे, और ये किसके दरबार में रहते थे, तो ये श्री विष्णु के दरबार में रहते थे दोस्तों। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम, कब से, तो 600 से 630 ईस्वी तक। दूसरे दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी तक। तीसरे दोस्तों महेंद्र वर्मन द्वितीय, ये 668 से 670 ईस्वी। उसके बाद है परमेश्वर वर्मन प्रथम, ये 670 से 680 ईस्वी। उसके बाद है दोस्तों नरसिंह वर्मन द्वितीय 704 से 728। और नेक्स्ट है दोस्तों नंदी वर्मन द्वितीय, ये 731 से 795 थे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित 879 से 897 ईस्वी हुआ। तो पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों, तो ये अपराजित था दोस्तों, और इनका शासनकाल कब से था, तो 879 से 897 ईस्वी। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। तो मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी, तो ये महेंद्र वर्मन ने की थी दोस्तों। महाबलीपुरम के एकाश मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है, तो महाबलीपुरम के एकाश मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। तो सबसे छोटा रथ कौन सा है दोस्तों, तो ये द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी भी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। वात्पी कोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। तो वात्पी कोंड की उपाधि किसने धारण की थी दोस्तों, तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। उसने राजसी राजाओं में सिंह, आगमपीरी यानी शास्त्रों का प्रेमी, और शंकर भक्त यानी शिव का उपासक की उपाधियां धारण की थी। तो किसके बारे में कहा जा रहा है दोस्तों, कि अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों के शासक कौन थे। तो ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन थे, तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय थे दोस्तों। उसने राजसी यानी राजाओं में से आगमपीर यानी शास्त्रों का प्रेमी, शंकर भक्त यानी शिव का उपासक की उपाधियां धारण की। उसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में सौर मंदिर। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो दंडी किसके दरबार में रहते थे दोस्तों, तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे, और इन्होंने किसकी रचना की थी, तो 10 कुमार चरित्र की लेखक थे कौन, तो दंडी। नेक्स्ट है दोस्तों कांची के मुक्तेश्वर मंदिर। दोस्तों कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैंकुट पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया। तो कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और वैंकुट पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया दोस्तों, तो ये नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया।
नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमलई अलवार नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे। तो प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमलई अलवार किसके समकालीन थे? तो ये नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक दंती दुर्ग 752 ईस्वी था। तो राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग 752 ईस्वी था। इसकी राजधानी मनकीर या मानखेत वर्तमान मालखेत सोलापुर के निकट थी। तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो ये मानकीर या मानखेत थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय दोस्तों। नेक्स्ट है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो ये कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था दोस्तों। तो ध्रुव जो थे वो राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। तो ध्रुव को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो इन्हें धारावर्ष भी कहा जाता था। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। तो गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों पल्लव पांड केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। तो किसके दोस्तों? तो पल्लव पांड केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। तो जो अमोघ वर्ष थे दोस्तों वो जैन धर्म के अनुयायी थे। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। तो अमोघ वर्ष ने किसकी रचना की है दोस्तों? इन्होंने कविराज मार्ग की रचना की है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। तो याद रखिएगा दोस्तों आदि पुराण के रचनाकार कौन है? जिनसेन। और गणित सागर संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायन अमोघ वर्ष के दरबार में ही रहते थे दोस्तों। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। तो अमोघ वर्ष ने दोस्तों तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। नेक्स्ट है कि इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया। तो किसके काल में अल मसूदी भारत आया दोस्तों? तो इंद्र तृतीय के शासनकाल में अल मसूदी कहाँ के निवासी थे? तो ये अरब के निवासी थे। तो इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आए। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। तो अल मसूदी ने किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा दोस्तों? तो राष्ट्रकूटों को। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण थर्ड था। तो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन था दोस्तों? तो ये कृष्ण थर्ड या कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पौन रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। तो शांति पुराण की रचना किसने की है दोस्तों? तो कवि पौन ने की है। नेक्स्ट दोस्तों कल्याणी के चालुक्य तेलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य का अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। तो क्या दिया दोस्तों कि कल्याणी के चालुक्य तेलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। तो कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव किसने डाली दोस्तों? तो ये तेलप द्वितीय ने।
नेक्स्ट है एलोरा एवं एलिफेंटा, जो कि महाराष्ट्र में दोस्तों गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ था। तो एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्तों, तो ये राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इसमें 1 से 12 तक बौद्ध से, तो 1 से टोटल मंदिर कितने गुफाएं कितनी है दोस्तों? तो ये 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जिसमें 1 से 12 तक बौद्ध से संबंधित है, 13 से 29 हिंदुओं से संबंधित है तथा 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, 1 से 12 तक बौद्धों से संबंधित है, 13 से 29 तक हिंदुओं से संबंधित है तथा 30 से 34 तक कितने से दोस्तों? तो 30 से 34 तक जैनों से संबंधित है दोस्तों। राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट शैव वैष्णव शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। तो राष्ट्रकूट शैव वैष्णव शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। तो राष्ट्रकूटों ने दोस्तों अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों चालुक्य वंश कल्याणी। चालुक्य वंश कल्याणी, तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी और इनकी राजधानी भी मान्यखेत ही थी दोस्तों। नेक्स्ट है कि चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक हुए। तो चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक कौन कौन थे दोस्तों? तो तैलप प्रथम थे, तैलप द्वितीय थे, विक्रमादित्य थे, जयसी, सोमेश्वर, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर थर्ड एवं तैलप थर्ड है दोस्तों। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेत से राजधानी हटाकर कल्याणी, जो कि कर्नाटक में है, को बनाया। तो सोमेश्वर प्रथम ने दोस्तों मान्यखेत से राजधानी हटाकर कहाँ बनाया? तो उन्होंने कल्याणी कर्नाटक में बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6 था दोस्तों। तो चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था दोस्तों? तो विक्रमादित्य 6 था दोस्तों। बिल्हन एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में ही रहते थे। तो बिल्हन एवं विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे दोस्तों? तो विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेता विज्ञानेश्वर ने की थी। तो मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेता विज्ञानेश्वर ने की थी। विक्रमादेव चरित की रचना बिल्हन ने की थी। तो विक्रमादेव चरित की रचना किसने की थी दोस्तों? तो ये बिल्हन ने की थी। इसमें विक्रमादित्य 6 के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि कौन सी पुस्तक जो है वो विक्रमादित्य 6 के जीवन पर प्रकाश डालती है या विक्रमादित्य 6 के जीवन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों बिल्हन की रचना विक्रमादेव चरित्र। नेक्स्ट है दोस्तों हम लोग चालुक्य वंश वातापी। चालुक्य वंश वातापी के बारे में पढ़ेंगे। तो जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की। किसने दोस्तों? तो जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कृतिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजयदित्य है दोस्तों। इनमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था दोस्तों। तो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि चालुक्य वंशों में सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो ये पुलकेशिन द्वितीय था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहु स्वर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न कराया था। जिनेन्द्र का मेघूती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। तो जिनेन्द्र का मेघूती मंदिर किसने बनवाया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था दोस्तों। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की। तो पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराकर दोस्तों? तो हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी।
नेक्स्ट है दोस्तों पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने, किसने दोस्तों, तो पल्लव वंशीय शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया। तो पुलकेशिन द्वितीय को किसने परास्त किया दोस्तों, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अब पुलकेशिन द्वितीय ने किसे पराजित किया था दोस्तों, तो हर्षवर्धन को। तो पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया और इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोट की उपाधि धारण की। तो वातापी कोट की उपाधि किसने धारण की दोस्तों, तो ये नरसिंह वर्मन, हाँ नरसिंह वर्मन प्रथम ने दोस्तों। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को 642 ईस्वी में परास्त कर दिया और इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो गई और इसी विजय में नरसिंह वर्मन ने वातापी कोट की उपाधि धारण की। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है दोस्तों। तो ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है, तो पुलकेशिन द्वितीय से है और इसके लेखक कौन है दोस्तों, तो ये रवि कीर्ति है। तो ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन है दोस्तों, तो ये रवि कीर्ति है। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। तो अजंता के एक गुहा चित्र में दोस्तों फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। तो वातापी के निर्माणकर्ता किसे माना जाता है दोस्तों, तो ये कीर्तिवर्मन, कीर्ति मतलब इस बनाना ही होता है दोस्तों, तो इसलिए ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग कि वातापी का निर्माण किसने किया था, तो कीर्तिवर्मन ने। नेक्स्ट है कि मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने संकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की। तो मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने दोस्तों संकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है दोस्तों विक्रमादित्य सेकंड के शासन काल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया था। तो पूछा जा सकता है आपसे दोस्तों कि किसके शासन काल में दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया था, तो ये विक्रमादित्य सेकंड के शासन काल में। तो विक्रमादित्य सेकंड के शासन काल में दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य सेकंड ने इसे अवनिजनाश्रय की उपाधि प्रदान की। तो क्या दिया है दोस्तों कि विक्रमादित्य सेकंड के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया और इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य सेकंड ने इसे अवनिजनाश्रय की उपाधि प्रदान की। विक्रमादित्य सेकंड की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पटदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रिलोक्य देवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों विक्रमादित्य की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पटदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रिलोक्य देवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाई। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। तो इस वंश का अंतिम राजा कौन था दोस्तों, तो कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसे इसके सामंत दंती दुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों चालुक्य वंश बेंगी के। तो चालुक्य वंश कहाँ के थे दोस्तों, तो ये चालुक्य वंश बेंगी के थे दोस्तों। दिया दोस्तों कि बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन था। तो चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो ये विष्णुवर्धन थे। इसकी राजधानी बेंगी आंध्र प्रदेश में थी। तो चालुक्य की राजधानी कहाँ थी दोस्तों, तो ये बेंगी थी आंध्र प्रदेश में। इस वंश के प्रमुख शासक जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय एवं विष्णुवर्धन तृतीय था दोस्तों। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था। तो चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे दोस्तों, तो ये विजयादित्य तृतीय थे जिसके सेनापति पडरंग था।
तो चालुक्य वंश के सेनापति कौन थे दोस्तों? तो ये पडरंग थे। नेक्स्ट है दोस्तों चोल वंश। चोल वंश तो 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। तो 9वीं शताब्दी में दोस्तों 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय 850 से 87 ईस्वी थे। तो 850 से 887 ईस्वी में थे, जिसकी राजधानी तांजय, तंजौर या तंजावुर थी दोस्तों। तो चोलों की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो ये तांजय, तंजौर या तंजावुर थी दोस्तों। और चोल वंश की स्थापना संस्थापक कौन थे? तो ये विजयालय थे। विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण की और निशुम्भुसूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। तो चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया है दोस्तों। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की। तो पल्लवों पर विजय किसने प्राप्त की थी दोस्तों? तो ये आदित्य प्रथम ने प्राप्त की थी। पल्लवों पर विजय आदित्य प्रथम ने प्राप्त की थी। कोदंडाराम की उपाधि धारण की थी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों चोल वंश के प्रमुख राजा थे परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय एवं कुलोत्तुंग प्रथम है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों तकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक फर्स्ट को पराजित किया। तो तकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक फर्स्ट को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक फर्स्ट का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। तो क्या दिया है दोस्तों? तो कि तकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को पराजित किया और इस युद्ध में परांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम पंचम को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों कि राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहां के राजा महिम पंचम को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी। राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम बनाया और पोल नरूवा को इसकी राजधानी बनाया दोस्तों। तो क्या दिया दोस्तों कि राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम बनाया और पोल नरूवा को इसकी राजधानी बनाया दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों कि राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनाया। तो राजराजेश्वर का शिव मंदिर किसने बनवाया दोस्तों? तो ये राजराज प्रथम ने बनवाया। नेक्स्ट दिया दोस्तों चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। तो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसने किया था? तो ये राजेंद्र प्रथम ने किया था दोस्तों। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि कब धारण की थी? तो बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। नेक्स्ट नोट करके दिया दोस्तों कि गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। तो गजनी का सुल्तान महमूद जो था दोस्तों किसके समकालीन था? तो ये राजेंद्र प्रथम का समकालीन था दोस्तों। नेक्स्ट दिया है कि राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। तो राजेंद्र द्वितीय ने किसकी उपाधि धारण की दोस्तों? तो प्रकेसरी की। और वीर राजेंद्र ने किसकी धारण की? तो राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। तो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि चोल वंश के अंतिम शासक कौन थे? अधिकतर दोस्तों प्रथम और अंतिम राजा ही पूछा जाता है।
इसलिए प्रथम और अंतिम राजा को ध्यान में रखिएगा। तो चोल वंश के अंतिम राजा कौन थे दोस्तों? तो ये राजेंद्र तृतीय थे दोस्तों। आगे है दोस्तों, चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा का कदम्ब शासक, तो गोवा के कदम्ब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। तो क्या दिया है कि चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम्ब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। तो विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। तो क्या दिया है दोस्तों कि कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदरन कहा जाता है दोस्तों। तो क्या दिया है कि चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च अधिकारियों को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो उन्हें पेरुंदरम कहा जाता था एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदरम कहा जाता था। आइए दोस्तों हम लोग इधर पढ़ लेते हैं चोल काल में भूमि के प्रकार। तो चोल काल में भूमि के प्रकार कौन कौन थे? तो पहला है दोस्तों वेलनव गाय। तो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। तो गैर ब्राह्मण यानी जो ब्राह्मण नहीं होते थे दोस्तों, तो उनके मतलब गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को क्या कहा जाता था? तो वेलनव गाय कहते थे। उसके बाद है ब्रह्मदेव। तो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मदेव कहा जाता था। नेक्स्ट दोस्तों साला भोग। तो किसी विद्यालय के रख रखाव के भूमि को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो इसे साला भोग कहा जाता था। उसके बाद है दोस्तों देवदान या तिरुमंडकनी। तो देवदान या तिरुनमडकनी, इसे मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को देवदान या तिरुमंडकनी कहते थे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों पल्लीचंदम। तो जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो ये पल्लीचंदम। और ये दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछा गया भी क्वेश्चन है कि जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो पल्लीचंदम कहा जाता था। और अगर मंदिरों को उपहार में दिया जाए तो ये देवदान या तिरुमंडकनी। और अगर विद्यालय के रख रखाव की भूमि हो दोस्तों तो इसे साला भोग। और अगर ब्राह्मणों को उपहार में दिया गया हो तो उसे ब्रह्मदेव। और अगर गैर ब्राह्मण किसान और स्वामी की भूमि हो तो उसे वेलन गई कहते थे। नेक्स्ट दोस्तों संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। तो संपूर्ण चोल साम्राज्य दोस्तों 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम कोट्टम नाडु में तथा नाडु कई कुर्मों में विभक्त था दोस्तों। तो क्या दिया है कि संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम कोट्टम में, याद रखिएगा दोस्तों, मंडलम कोट्टम नाडु में और नाडु कई कुर्मों में विभक्त था दोस्तों। तो ये 3 याद रखिएगा दोस्तों, मंडलम कोट्टम में, कोट्टम नाडु में और नाडु कुर्रम में विभक्त था। लास्ट कुर्रम है और फर्स्ट मंडलम है दोस्तों। दिया है दोस्तों कि नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। तो नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि स्थानीय स्वशासन किस वंश की विशेषता है? तो ये चोल प्रशासन की थी दोस्तों। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि ऊर 100 साधारण लोगों की समिति थी।
तो ऊर जो थी क्या थी दोस्तों, तो ये सर्वसाधारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना दोस्तों। नेक्स्ट दिया दोस्तों सभा या महासभा। तो सभा या महासभा दोस्तों, तो यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी। तो सभा क्या होती थी दोस्तों, तो यह अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि नगरम किसे कहा जाता है। तो व्यापारियों की सभा को क्या कहा जाता था दोस्तों, तो इसे नगरम कहा जाता था। और पेरुमक्कल किसे कहा जाता था, पेरुमक्कल, तो ये दिया है दोस्तों कि अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की एक सभा थी जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। नेक्स्ट दिया है कि चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। तो चोल काल में भूमि कर जो था दोस्तों वो उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहा जाता था। तो गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। नेक्स्ट दिया है कि ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान में दी गई भूमि ब्रह्मदेव कहलाती थी। तो अगर ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाती सेना। तो चोल सेना का सबसे संगठित अंग क्या था दोस्तों, तो ये पदाती सेना था। चोल काल में कासू सोने के सिक्के थे। तो चोल काल में कासू क्या होते थे दोस्तों, तो ये सोने के सिक्के को कासू कहा जाता था। तमिल कवियों में जैनगोदर प्रसिद्ध कवि था। तो तमिल कवियों में जैनगोदर सबसे प्रसिद्ध कवि था जो कुलोत्तुंग प्रथम का राज कवि था। उसकी रचना है कलिंग तुपर्णी। तो क्या दिया दोस्तों कि तमिल कवियों में जैनगोदर जो थे प्रसिद्ध कवि थे और जो कुलोत्तुंग प्रथम का राज कवि था। तो जैनगोदर किसके राज कवि थे दोस्तों, तो ये कुलोत्तुंग प्रथम के राज कवि थे। और जैनगोदर की रचना क्या है, तो ये कलिंग तुपर्णी है। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि कम्बन, ओटकुट्टन और पुंगलेदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि कम्बन, ओटकुट्टन और पुंगलेदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है दोस्तों। पंप, पोन एवं रन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। तो पंप, पोन एवं रन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष का माना है। तो पर्सी ब्राउन ने दोस्तों तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है दोस्तों। आगे दिया दोस्तों कि चोल कालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। तो चोल कालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। तो शैव संत ईशान शिव किसके गुरु थे दोस्तों, तो ये पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था दोस्तों, तो ये कावेरी पट्टनम था। नेक्स्ट दिया है कि बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था। तो क्या दिया है दोस्तों कि बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था क्या कहलाता था, तो ये तनियर कहलाता था। उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। तो क्या दिया है दोस्तों कि उत्तर मेरूर शिलालेख जो
सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है, परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित। हाँ, तो क्या दिया दोस्तों कि उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभ्य संस्था, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। हाँ, तो दिया दोस्तों कि उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभ्य संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है, परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। तो उत्तर मेरूर शिलालेख किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये परांतक प्रथम से, उत्तर मेरूर शिलालेख परांतक प्रथम से संबंधित है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी। तो चोलों की राजधानी पहले उरैयूर थी, फिर तंजौर, फिर गंगैकोंड, फिर चोलपुरम एवं कांची थी दोस्तों। तो चोलों की राजधानी क्या क्या थी दोस्तों? तो उरैयूर, तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम एवं कांची थी। चोल काल में सड़कों की देखभाल बागान समिति करती थी। तो चोल काल में सड़कों की देखभाल कौन करती थी दोस्तों? तो ये बागान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था दोस्तों। तो चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार क्या था दोस्तों? तो ये धान था। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: वलंजियार, नानादेशी एवं मणिग्रामम जो थे दोस्तों, ये चोल काल के व्यापारी समूह थे। तो चोल काल के विशाल व्यापारी समूह कौन थे दोस्तों? तो वलंजियार, नानादेशी एवं मणिग्रामम। विष्णु के उपासक अलवार एवं शिव के उपासक नैनार संत कहलाते थे। तो जो विष्णु के उपासक थे दोस्तों, उन्हें अलवार कहा जाता था, और जो शिव के उपासक होते थे वो नैनार होता था दोस्तों। इसे हम याद कर सकते हैं कि शिव जी के 3 नेत्र होते हैं, इसलिए 3 नेत्र होते हैं, इसलिए इन्हें नैनार संत कहलाते थे। इनके जो उपासक होते थे शिव के, उन्हें नैनार कहा जाता था। नेक्स्ट दिया दोस्तों यादव वंश। यादव वंश, तो देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी। तो देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो ये भिल्लम पंचम ने की थी, और इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंहन 1210 से 1246 ईस्वी था दोस्तों। तो यादव वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो ये सिंहन थे दोस्तों, और इसकी संस्थापक कौन थे? तो भिल्लम पंचम थे। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था। तो यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था दोस्तों? तो ये रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। तो मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किस यादव वंश के शासक ने की थी दोस्तों? तो ये रामचंद्र थे। नेक्स्ट है दोस्तों होयसल वंश। होयसल वंश दिया है दोस्तों कि द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। तो होयसल वंश में दिया दोस्तों कि द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो ये विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। तो होयसल वंश किसकी एक शाखा थी दोस्तों? तो होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। वेल्लूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में किया था। तो वेल्लूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो विष्णुवर्धन ने करवाया था। कब दोस्तों? तो 1117 ईस्वी में केशव मंदिर का निर्माण, चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने, बेल्लूर में। और कहाँ है दोस्तों? तो बेल्लूर में है। नेक्स्ट है कि होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। तो क्या दिया है दोस्तों कि होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक हेलेविड था। तो होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र दोस्तों आधुनिक हेलेविड था दोस्तों। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि कदम्ब वंश। तो कदम्ब वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी दोस्तों। तो कदम्ब वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये मयूर शर्मन ने की थी। कदम्ब वंश की राजधानी वनवासी था। तो कदम्ब वंश की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो ये वनवासी थी। नेक्स्ट दिया दोस्तों गंग वंश। गंग वंश के संस्थापक ब्रजहस्त पंचम था। तो गंग वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो ये ब्रजहस्त पंचम थे। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। तो अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था दोस्तों। गंगों के प्रारंभिक राजधानी कुबलाल
तो क्या दिया है दोस्तों कि गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुबलाल कोलर थी, जो बाद में तलकाड हो गई। नेक्स्ट है दोस्तों, दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। तो दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक कौन था दोस्तों? तो ये माधव प्रथम था। नेक्स्ट है दोस्तों, काकतीय वंश। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था, जिसने नलकोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया और जिसकी राजधानी अमरकोंड थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम था, जिसने नलकोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अमकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी। तो गणपति ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी दोस्तों? तो वारंगल में। नेक्स्ट है दोस्तों, इस राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र 1295 से 1323 ईस्वी तक था। तो काकतीय वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो ये प्रताप रुद्र था दोस्तों, जो कि जिनका शासनकाल 1295 से 1323 तक था। नेक्स्ट है दोस्तों, सीमावर्ती राज्यों का अभ्युदय, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।